everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about refraction of light, which is the fifth chapter of physics of class 10th. So first of all we will define refraction. Refraction is the change in direction of light when it passes from one medium to another. तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि वो बेंड हो जाती है. तो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. एंड ये बेंडिंग किस वजह से होती है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है. तो अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है. तो जैसे उसकी स्पीड चेंज होगी तो वो बेंड हो जाएगी. तो वो मीडियम जिसमें कि लाइट की स्पीड ज्यादा है वो मीडियम कहलाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिसमें कि लाइट की स्पीड कम है वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. यानी कि जितना ज्यादा डेंस होगा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी. यानी अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें सबसे कम होगी. गैस की डेंसिटी सबसे कम है तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन गैसेस. तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि अगर कोई एक रे है, अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो वो देखते हैं हम कैसे. जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है कि इफ अ रे गोज फ्रॉम एयर टू वाटर. एयर टू वाटर का मतलब है इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. एयर जो है रेयरर है, वाटर डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक फिगर, उसमें ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर वाटर है, यानी कि ये वाटर है, और जो लाइट है AO इज द इंसिडेंट लाइट. जब भी ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो है नॉर्मल, और इस पॉइंट पे, पॉइंट O पर एक रे AO इंसिडेंट हो रही है और उसका एंगल बन रहा है एंगल I. तो जैसे ही वो इस मीडियम में एंटर होती है, ये मीडियम है वाटर, जैसे ही वो वाटर में एंटर होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. यानी कि एंगल I जो है इसमें अगर हम देखें तो वो हमको देखने से भी पता लग रहा है और हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एंगल I जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल R, क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, तो उसकी वजह से उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R वो स्मॉल हो गया. सिमिलरली इसका उल्टा, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इसमें दिखाया हुआ है एक नॉर्मल है, इसके सरफेस को, दिस इज डेंसर मीडियम, इसके सरफेस को एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन है, N प्राइम एक नॉर्मल है. पॉइंट O पर एक रे इंसिडेंट हो रही है AO, और वो बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल I. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. तो उसके बीच का एंगल है I. फिर जैसे वो बाहर निकलती है, यानी कि वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ जाती है, तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो OB जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और इसमें देखेंगे कि एंगल I जो है इट इज लेस देन एंगल R. हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कि एंगल R बड़ा है, क्योंकि एंगल R जो है वो रेयरर मीडियम में है, तो एंगल R बड़ा है और एंगल I छोटा है. तो इसका मतलब कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर चलो हमने एक ही ग्लास स्लैब में देख लिया, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर,
उसका नाम है PQRS सॉरी, एक ग्लास स्लैब है उसका नाम है PQRS। इस ग्लास स्लैब के दो सरफेस है, एक PQ एक RS। PQ पे पहले पॉइंट O पर एक रे AO इंसिडेंट होती है, एंगल I है उसका, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो होगी OB क्योंकि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। OB जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, पॉइंट B पे वो इंसिडेंट हो रही है दूसरे सरफेस पे SR पे या RS पे, तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और ये एंगल, इससे जैसे ये रे बाहर निकलेगी स्लैब से तो उसका जो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसका जो एंगल है थीटा वो कहलाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये दो एंगल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। और अगर इनिशियली अगर रे बेंड नहीं हो रही होती तो ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे माइट बी AOD की लाइन में जाता अगर बेंड नहीं हो रहा होता, बेंडिंग नहीं, दो बार यहाँ पर बेंडिंग हुई है, तो अगर बेंडिंग नहीं हुई होती तो ओरिजिनल पाथ था AD इस रे का, इंसिडेंट रे का, और इसमें बेंड होने के बाद उसकी जो पाथ है वो बन जा रहा है BC। जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी जो एमर्जेंट रे है उसका पाथ है BC। तो हम देखेंगे BC एंड AD लाइन के बीच में बहुत डिफरेंस है, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपने पाथ से लाइट बेंड होके ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जितना डिस्टेंस वो दूर हो गई। तो इसमें देखेंगे AO इज इंसिडेंट रे, OB is refracted ray, BC is the emergent ray, and AON is incident angle, that means angle of incidence, and CBN prime या CBN1 is the emergent angle, तो it is called angle of emergence। तो इस तरह से दो बार बेंडिंग होके लाइट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इफ द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये नॉर्मल को ही इंसिडेंट हो जाए अगर लाइट, ये इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल था, अगर नॉर्मल को ही इंसिडेंट हो जा रही है लाइट तो क्या होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, देयर विल बी नो बेंडिंग। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंगल I इज 0, अगर एंगल I 0 है तो एंगल R एंड एंगल E विल ऑल्सो बी 0 डिग्री। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि देयर विल बी नो बेंडिंग एंड द रे विल पास स्ट्रेट। उसके अलावा अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड फिनोमिना कौन से हो सकते हैं, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना है हमारे डे टू डे लाइफ में। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि एक वाटर का बीकर है, एक ग्लास में वाटर है, उसके अंदर एक पेंसिल रखी हुई है, तो पेंसिल उसमें बेंट दिखती है, ऐसा लगता है कि पेंसिल बेंड हुई हुई है। तो वो क्यों दिखता है वो हम देखते हैं कि पेंसिल का जो बेस है उसका, जो कि वाटर के अंदर डिप हुआ है पॉइंट O पे, वहां से एक रे निकलती है, इंसिडेंट रे है OC पे इंसिडेंट हो रही है और वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो इट विल गो C to X। तो एक इंसिडेंट रे जो OC पे आई, C से वो X पे चली गई। सिमिलरली एक और इंसिडेंट रे है OD, वो जब रिफ्रैक्ट होती है तो वो चली जाती है बेंड होके DY पे। तो ये जो दो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन CX एंड DY, जब वो मीट होंगे तो वहां पर बनेगी इमेज ऑफ द पेंसिल। बट X और Y को हम देख रहे हैं, CX एंड DY को, कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कभी भी मीट नहीं होंगी क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है।
तो हम इनको प्रोड्यूस बैक कराएंगे मीट कराने के लिए। जैसे हम इसको प्रोड्यूस बैक कराएंगे Cl एंड Dl, तो L पॉइंट पे वो मीट होंगी, तो वहां पर इमेज बनेगी O की। जो टिप ऑफ द पेंसिल है उसकी इमेज बन रही है यहाँ पर I पर, सॉरी इट्स I, तो वो I पर उसकी इमेज बन रही है। तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि पेंसिल का जो टिप है इट अपीयर्स टू बी स्टार्टिंग एट पॉइंट I। तो इसका मतलब ऐसा दिखता है कि इसका जो टिप है वो I से शुरू हुआ है, I पे है उसका टिप, उसका जो टिप है। तो पेंसिल जो है, वैसे तो पेंसिल स्ट्रेट है ABO, बट हमें दिखती है कि वो ABI है। तो इस तरह से हमें पेंसिल उसमें बेंट होके दिखती है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। सिमिलरली अगर हम देखें कि कोई कॉइन रखा हुआ है, अगर तो पहले एक बीकर में, अगर तो उसके अंदर बीकर के अंदर कुछ नहीं डाला है हमने, पानी वाटर कुछ नहीं डाला है, तब तो वो उससे जो रेज आ रही है वो रेज आ जाएंगी, सीधे स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी, रेज आएंगी OAX एंड OBY, इस तरह से रेज आ जाएंगी। तो एक रे है OAX, एक है OBY, इस तरह से आ जाएंगी। अगर कॉइन के अंदर, बीकर के अंदर देयर इज नो वाटर तब, और अगर उसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं, फिर जैसे ही एक रे OA आती है वो A बेंड हो जाती है, वो रे बेंड हो जाती है, तो वो चली जाती है OAX। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि इसी तरह से एक और रे है OB, वो बेंड होके चली जाती है OBY, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये वाटर से एयर में आ रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम ऐसे इमेजिनरी यहाँ पर नॉर्मल ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। जब हम इसको मीट कराएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो AX एंड BY कहीं पर मीट नहीं हो रहे। अगर हम इसको बैकवर्ड मीट कराएंगे तो इट विल मीट एट पॉइंट I, यानी कि ऑब्जेक्ट O है, उसकी इमेज बनती है एट पॉइंट I। तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है I पे, तो इट इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इट सीम टू बी कि कॉइन वहां पर रखा हुआ है। इसी तरह से कॉइन जो है वो रेज्ड दिखता है। कोई भी चीज अगर हमने पानी में डाली हुई है तो इट सीम्स टू बी रेज्ड, ऐसे लगता है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इतना ऊपर है वो। उसके अलावा लॉज पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। कुछ लॉज है, जैसे कि अगर हम एक ग्लास स्लैब कंसिडर करते हैं, इस ग्लास स्लैब में एयर से एक लाइट एंटर हो रही है, तो AO इज द इंसिडेंट लाइट एंड OB इज द रिफ्रैक्टेड लाइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में भी हम देखते हैं, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो एंगल I विल बी ग्रेटर देन एंगल R। क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड प्राइम। तो ये फर्स्ट रूल हो गया कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिव रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन ऑफ एंगल I ओवर साइन ऑफ एंगल R, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल I and sine of angle R is always constant, and this constant is called refractive index. So refractive index is the ratio of sine of angle I and sine of angle R. Here the refractive index उसको हम represent करते हैं इस तरह से, नीटा से, n से, और इसका मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इट इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कोई मीडियम में लाइट कितनी बेंड हो सकती है, वो मीडियम लाइट को कितना बेंड करा सकता है, वो पता चलता है। तो ये इट इज ऑल्सो इक्वल टू
स्पीड से भी रेशियो से भी इक्वल है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम वन मीडियम तो दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम. तो हम कह सकते हैं V1 ओवर V2, जहाँ V1 को हमने फर्स्ट मीडियम की स्पीड माना है और इस केस में वो है एयर, और V2 को हमने सेकेंड मीडियम की, V2 को सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट माना है हमने. तो इधर सेकेंड मीडियम है ग्लास, तो ग्लास में लाइट की स्पीड हमने यहाँ पर मानी है V2, एयर में लाइट की स्पीड हमने मानी है V1. तो V1 डिवाइडेड बाय V2 विल गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसके अलावा ये तो हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सब्सटेंस का. अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फाइंड आउट करना है कि कोई भी मीडियम है उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो दिस विल गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. जब भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम का डिवाइड कर देंगे तो वो देगा वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. तो दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में ये है कि अगर हम एयर टू ग्लास जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विल बी इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर. यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो इस तरह से हम बहुत सारे मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था अबाउट द रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है उसके बारे में था. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज. जो लेंस होते हैं उनसे जो रिफ्रैक्शन होगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज. तो वो होगा नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका अपडेट आपको आ जाएगा. और इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो या आपको कुछ और समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.